हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गति। इंग्लिश में अगर इसे कहें तो मोशन। ठीक है, तो हम अपनी डेली लाइफ में देखते ही हैं कि कुछ चीज़ें विराम अवस्था में होती हैं, मतलब एक ही जगह रहती हैं, वो कोई मूव नहीं करती, ठीक है, कुछ नहीं करती। और कुछ चीज़ें जो हैं वो गति करती हैं। तो ये गति क्या है? जैसे कि आपका बेड एक ही जगह रहता है, ऐसा नहीं ना अपने आप उड़ के दूसरे रूम में चला जाता है, या ऐसा तो नहीं होता ना कि कूलर अपने आप चल के किचन में या कहीं पे भी चला जाता है। तो ऐसी वस्तुओं को हम कह सकते हैं कि विराम अवस्था में है। ठीक है, विराम अवस्था एक ही जगह रुके रहने की अवस्था। और गति, जिस टाइम कोई वस्तु चाहे वो कुछ भी कर रही हो, वो हिल रही हो, चल रही हो, उड़ रही हो, कुछ भी हो, जैसे कि मछलियों का तैरना, हमारे शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह मतलब खून का इधर उधर जाना, मोटर गाड़ियों का चलना, परमाणु अणु, ये ग्रह, ये तारे, ये पूरी आकाश गंगा, सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? गतिमान हैं, मतलब गति कर रही हैं, कुछ ना कुछ जो है मूव कर रही हैं। ये कोई भी वस्तु गति में तब कहलाएगी जब वो अपनी स्थिति को परिवर्तित करेगी, मतलब जिस स्थिति में वो है वहाँ से वो कुछ अलग करेगी। जैसे कि पंखा जब वो रुका हुआ होता है तो वो विराम अवस्था में होता है, और जब वो चलने लगता है तो वो गति की अवस्था में होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि विराम अवस्था में है लेकिन वो गति कर रही होती हैं। जैसे कि हम जब खड़े हुए होते हैं और किसी बस को जाते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि वो गति कर रही है, वो बस जो है वो गति कर रही है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो तो विराम अवस्था में बैठे हुए हैं, वो कोई थोड़ी भाग रहे हैं, बस ही तो चल रही है। जो उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं वो तो आराम से बैठे हुए हैं ना। और जो लोग बैठे हुए हैं उनको क्या लगता है जैसे कि पेड़ गति कर रहे हैं, पेड़ पीछे की तरफ भागते हुए नजर आते हैं, होता है ना ऐसा। तो इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं वो बहुत जटिल होती हैं। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं गति का वर्णन। ठीक है, कि हम गति किसे कह सकते हैं। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे है कि जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं उस पॉइंट को हम निर्देश बिंदु कहते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप स्क्रीन पर। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि यहाँ पे आपका स्कूल है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्कूल बना देती हूँ, ये आपका स्कूल है। ऐसा नहीं होगा झोपड़पट्टी जैसा, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मैं झोपड़ी ही बना रही हूँ। ठीक है, ये स्कूल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है आपका घर है। ठीक है, तो आपके घर से लेकर स्कूल तक की दूरी, ये जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। ठीक है, अगर आप घर से चल चल के स्कूल तक जाते हैं तो आप घर से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपका जो घर है वो निर्देश बिंदु है। हम जहाँ से स्टार्ट करके जहाँ तक भी हम बताएंगे वो चीज़ निर्देश बिंदु कहलाएगी। अब आपको समझ में आया निर्देश बिंदु? आप जहाँ से भी एड्रेस देंगे ना वो आपका निर्देश बिंदु है, चाहे वो कोई खंबा हो, स्कूल हो, रेलवे स्टेशन हो, कुछ भी हो। अब हम बात करते हैं 8.1.1 सरल रेखीय गति। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति होता है। ठीक है, ये सबसे सिंपल गति है। तो इसको हम कैसे देखेंगे? जैसे कि कोई वस्तु गति कर रही है, 0 से प्रारंभ करती है और फिर A तक जाती है, B तक जाती है, फिर C तक जाती है, तो उन सबको जब हम प्लस कर देंगे तो वो हमारी सरल रेखीय गति कहलाएगी। नहीं आया आपको समझ में? एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ पर देखिए सरल रेखीय गति। जैसे कि मान लीजिए ये एक रेखा है, यहाँ हम 0 से ले रहे हैं और यहाँ पे हम साइन लगा देते हैं, मतलब निशान लगा देते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ऐसे। ठीक है, तो और हम यहाँ पर लिख देते हैं A, इसको A मान लेते हैं, यहाँ C और इसको B मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप कि कोई वस्तु यहाँ से चलनी स्टार्ट होती है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पहले वो यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से A पॉइंट से वापस C तक आई और फिर C पॉइंट से B पॉइंट तक गई। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो वो हमारी सरल रेखीय गति हो जाएगी। कुल गति जो है हमारी 0 से A कितनी होगी? 60 प्लस A से कहाँ पे गई थी वो? A से लेके B तक गई थी और B से C तक। तो जहाँ जहाँ पे भी वो गई वो हम प्लस कर लेंगे। तो A से लेके B तक कितने हो रहे हैं? 25, इनको प्लस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही कोई वस्तु कहाँ से कहाँ तक गई
कितने किलोमीटर, मीटर या जिसमें भी हमें नापना है कहाँ तक गई वो हम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ ए से सी तक कितनी गई 25, सी से बी तक कितनी गई 5, 10, 15। ठीक है, अब ये किलोमीटर या मीटर कुछ भी मान सकते हैं आप, ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल है। तो ये जो होती है ये सरल रेखीय गति होती है कि एक वस्तु जहाँ तक भी गई है वहाँ तक हम उसको प्लस कर देंगे, तो वो सरल रेखीय गति कहलाएगी। अब दूसरा आपका आता है विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? तो विस्थापन सरल रेखीय गति से बिल्कुल उल्टा है। विस्थापन पता है आपको, विस्थापन 0 भी हो सकता है। मान लीजिए हम ये रेखा ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, वही पहले की तरह हम यहाँ पे नाम मतलब वो डाल लेंगे इनके किलोमीटर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं 0 और यहाँ पे हम मान लेते हैं A या O से लेकर A। ठीक है, O से A। तो विस्थापन क्या होगा? जैसे कोई वस्तु मान लीजिए O से लेकर A तक गई है तो उसका विस्थापन O से A तक होगा, मतलब 40। ठीक है, अब मान लीजिए कोई वस्तु O से लेके A तक गई और फिर वापस यहाँ तक आ गई, तो अब इसका विस्थापन हम सारा प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करना विस्थापन में। जहाँ से जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वहाँ से वस्तु कहाँ तक गई सिर्फ वही होगा। अब O से लेके 25 तक जो है ना, हमारा विस्थापन जो है सिर्फ 25 होगा। समझ में आ रहा है आपको? स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ तक गई है ना, चाहे वो घूम फिर के पूरी दुनिया में घूम के अगर वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाती है ना, कहीं पे भी घूम घाम के वापस वहीं आ जाती है, तो विस्थापन 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट से देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है वो। जैसे 0 से स्टार्ट करा, A तक गई, ठीक है, और फिर वापस 25 तक आई और फिर वापस 0 तक आ गई, तो हमारा जो विस्थापन है वो पता है क्या हो जाएगा? अगर 0 से A तक गई और फिर वापस वहीं आ गई तो हमारा विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि वापस वहीं आके खड़ी हो गई। ठीक है, जो वस्तु थी या गाड़ी थी वापस वहीं आके खड़ी हो गई, तो हमारा जो विस्थापन है वो 0 हो जाएगा। तो विस्थापन 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 8.1.2 एक समान गति और असमान गति। ये तो बहुत इजी है, जो कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है। एक समान गति जो एक जैसी चले और असमान गति जो असमान चले। एक समान कैसे कह सकते हैं हम? जो एक टाइम पे एक निश्चित चाल में चले। ठीक है, एक सीधी रेखा पे एक निश्चित चाल में। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है 1 सेकंड में 50 मीटर चलती है, 1 सेकंड में 50 मीटर चलती है, और कोई ऐसे जैसे कि कभी 50 मीटर चलती है, कभी 1 किलोमीटर चल जाती है, और कभी बहुत ही ज़्यादा धीरे चलती है। तो ऐसी जो गतियाँ होती हैं उसको हम क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक समान गति और असमान गति। तो पहले हम देखेंगे एक समान गति। एक समान गति कैसी होती है? एक समान गति जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये एक गाड़ी है। ठीक है, ये एक गाड़ी है और ये जो है एक जगह पे जा रही है। ठीक है, तो ये 50 मीटर चलती है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 50 मीटर आगे पहुँच जाती है, फिर दूसरे सेकंड में 50 मीटर आगे पहुँच जाती है, फिर तीसरे सेकंड में 50 मीटर आगे पहुंच जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि हर एक सेकंड में 50 मीटर चलती है। तो ये एक समान गति होगी, क्योंकि ये गाड़ी जो है हर एक सेकंड में 50 मीटर चल रही है। ठीक है, अब हम असमान गति का उदाहरण देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक गाड़ी है। ठीक है, अब ये जो है भीड़ वाले एरिया में चल रही है, तो जहाँ पे इसको भीड़ नहीं मिलती तो ये 1 सेकंड में जो है 50 मीटर चल देती है, और कहीं पे ये 5 मिनट में सिर्फ 25 मीटर ही चलती है जहाँ पे इसको भीड़ ज़्यादा मिलती है, कहीं पे ये 100 मीटर चल देती है। तो इस तरीके की जो गति है वो असमान गति कहलाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 8.2.1 दिशा के साथ चाल। ये क्या है? किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। तो मतलब ये कि वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे हम वेग कहते हैं। ठीक है, अब ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट याद करना है ये कि वेग किसे कहते हैं। तो दिशा के साथ जो चाल होती है ना उसको वेग कहते हैं। जो वह राशि जो दोनों पक्षों को साथ लेके चलती है, दिशा को भी और चाल को भी। ठीक है, तो किसी वस्तु का जो वेग है वो समान या असमान दोनों टाइप का हो सकता है। ठीक है, दिशा के साथ चाल जो है उसको हम वेग कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे गति की दर का मापन। गति की दर कैसे हम मापते हैं? तो जैसे कि हम कपड़े को
मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, इंच में मापते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जैसे सड़क को किलोमीटर में मापते हैं। ऐसे ही जो है गति को, मतलब चाल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हमारा ms-1। इसको दिखाते हैं इससे, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है क्योंकि आगे आपको क्वेश्चंस भी करने हैं, तो अगर चाल हमसे पूछी जाएगी तो ऐसे हमको दिखाना है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें इसका एक दूसरा भी तरीका है, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो हम इसको ऐसे मानते हैं cm-1 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और है इसका, अगर हमें किलोमीटर में दिया हुआ हो तो हम किलोमीटर में ऐसे मापते हैं इसको। अगर हमें किलोमीटर में दिया हुआ हो km और h-1 मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये अलग अलग वो हैं गति को मापने के, ये चाल को मापने के हैं। और एक इसमें फॉर्मूला है औसत चाल का कि हमें औसत चाल कैसे निकालते हैं। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है तय की गई कुल दूरी और बट्टे में कुल समय, ठीक है। ये औसत चाल क्यों निकालते हैं, देखिए कभी चाल जो है वो ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो उसकी औसत चाल क्या थी, उसकी वजह से हमको औसत चाल निकालनी होती है, जिसकी एक चाल नहीं रहती, असमान रहती है। तो इसमें तय की गई कुल दूरी को हम s से दिखाते हैं और समय को जो है हम t से दिखाते हैं और इसको v से दिखाते हैं औसत चाल को, ठीक है। तो ये फॉर्मूले लगाओ या ये बात एक ही है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है दिशा के साथ चाल, जिसको हम वेग कहते हैं, अभी मैंने बताया था, ठीक है। दिशा के साथ चाल, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, औसत वेग, ठीक है। क्योंकि वेग भी समान और असमान दोनों टाइप का हो सकता है, इसलिए औसत वेग। इसका फॉर्मूला होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, मतलब स्टार्टिंग का और लास्ट का वेग, ठीक है। अभी शायद आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रही हो, लेकिन जब मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी ना तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। बट्टे में 2। अब इसको औसत वेग को हम v से दिखाते हैं और नीचे av लिखते हैं। av क्यों लिखते हैं, औसत चाल बराबर भी हमारा v होता है, इसलिए हमको यहाँ पे av भी लिखना पड़ता है, जिसका मतलब होता है औसत वेग। तो प्रारंभिक वेग u प्लस अंतिम वेग v और बट्टे में 2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आपकी मर्ज़ी है तो आप ये वाला या ये वाला कोई भी फॉर्मूला लगाएं, दोनों का जो बात है वो एक ही है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे वेग में परिवर्तन। तो जो वेग में जो परिवर्तन होता है, क्योंकि वेग असमान रहता है, कभी एक जैसा रहता है और कभी एक जैसा नहीं रहता, तो उसको हम कहते हैं त्वरण। वेग में जो परिवर्तन आता है उसको हम कहते हैं त्वरण। और त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बट्टे में लिया गया समय, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है क्योंकि सारे क्वेश्चन इसके हिसाब से होंगे। त्वरण को हम कहते हैं a और वेग में परिवर्तन को हम कहते हैं v-u, ठीक है। और लिया गया समय जो है उसको हम दिखाएंगे t से। ये फॉर्मूले आपको जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ms-2, ठीक है। तो ये इसका एसआई मात्रक होता है, तो इसके सारे आंसर्स जो हैं ms-2 में निकलेंगे। ये चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा है तो इसको कम से कम 3 वीडियो में कवर करना पड़ेगा, तो मैं इसकी सेकंड वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी जिसमें कि आपके मैं क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करवाऊँगी, उदाहरण वाले और कुछ अभ्यास वाले, ताकि आपको जो है ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। You getting nothing, Joker.